नमस्कार, आप देख रहे हैं मैहर टाइम्स का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस समय भारत में यूजीसी को लेकर काफ़ी गर्मजोशी के साथ आंदोलन हो रहे हैं। कहा जा रहा है सवर्णों के विरोध में ये बिल पास हुआ है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह जी हैं और काफ़ी इन्होंने अध्ययन किया है। ये इनके पास राजपत्र है और तमाम सारी चीज़ों में इन्होंने अध्ययन किया। ये अपने से भी कुछ लिखे हुए हैं और इन्हीं अध्ययन को हम आपसे साझा करना चाहेंगे। और नमस्कार पुष्पेंद्र जी। नमस्कार कुलदीप भैया और मैहर टाइम्स के सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या है ये यूजीसी और वास्तविक इसका विरोध क्यों हो रहा है और कमियां क्या हैं? तमाम सारी बातें हमारे दर्शकों के साथ साझा करने की कृपा करें। देखिए, स्कूल पूरे देश में जो अपने कॉलेज हैं और जो विश्वविद्यालय हैं उनको संचालित करने के लिए एक संस्था है जिसका नाम है यूजीसी, मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। वो जो यूजीसी है वो सारी नीति और रीति तय करती है कि कैसे कैसे कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी कैसे चलायमान होंगे, मतलब कॉलेज किस तहत काम करेगा, छात्रों के लिए क्या नीति होगी। इन सब सारी नीतियों को जो बनाता है वो यूजीसी कहलाता है। बिल्कुल। और ये पटल पे जो है आया तो इसका जो इस पर चर्चा हो रही थी या बनने की जो बात चल रही थी ये 1945 या 46 से बात चल रही थी, पर एक्चुअल पटल पे जो आया वो 1956 में आया और 56 से अब तक चलता आ रहा है। इसमें समय दर समय जो है इसमें इम्प्लीमेंट अमेंडमेंट सब होते रहे। बिल्कुल। पर आज तक किसी प्रकार की कोई विवाद नहीं बना। अभी 13 जनवरी 2026 को जो इन्होंने चीजें लाई उससे मतलब समाज में और छात्रों के बीच में जो है एक कहना चाहिए कि विवाद की स्थिति निर्मित हो गई है। ऐसा क्या है कि विवाद ये बढ़ रहा है? क्या है इसमें ऐसा? देखिए, इस राजपत्र के अनुसार मैंने जो पढ़ा, जो समझा, तो मुझे तो कहीं से विवाद की स्थिति समझ में नहीं आई। ठीक है, यहाँ देश में 140 करोड़ की जनसंख्या है। हर व्यक्ति अपने बुद्धि विवेक के अनुसार सोचता है, समझता है और अपनी अपनी बात रखता है। मैं बिल्कुल इसमें ये नहीं कहूँगा कि वो गलत बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, या मैं बिल्कुल एकदम से सही बोल रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को इन सब जो यूजीसी का भी जो अमेंडमेंट आया है या बिल आया है उसमें मेरे को ऐसा कहीं कुछ नहीं लगा जो एक्चुअल विवाद की स्थिति है। हाँ, इसमें कमियां पूरी हैं। जो कमियां क्या हैं? जिस पर बात होनी चाहिए थी, मैं आ रहा हूँ धीरे धीरे, जिस पर बात होनी चाहिए थी उस पर किसी प्रकार की कोई बात नहीं हुई है। तो सबसे पहले जो विवाद की स्थिति भी अपन जानते हैं कि लोगों का कहना है कि जनरल कैटेगरी के जो छात्र हैं उनके साथ अत्याचार होगा। अगर कल के दिन खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, किसी प्रकार से जनरल वाला छात्र जो है गलती कर देता है तो ऐसा दिखाया जा रहा है कि उस बच्चे को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल लग ही रहा है। लोग बाग कह भी रहे हैं कि उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। हाँ। और डायरेक्ट इस पर अटैक हो जाएंगे, डायरेक्ट कार्रवाई हो जाएगी, उसकी एजुकेशन ठप हो जाएगा। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस बिल से ना सामान्य वर्ग के बच्चों को दुखी होने की ज़रूरत है, ना ही ओबीसी एसटी एससी के बच्चों को खुश होने की ज़रूरत है कि वाह वाह राम राम, अब तो जनरल वालों की बैंड बजा देंगे और अब तो यूजीसी में नया बिल आ गया है और हमारी बल्ले बल्ले हो गई है। तो मैं बोल रहा हूँ कि ओबीसी और एसटी एससी के बच्चे जो हैं किसी भी प्रकार से खुश ना हो। ये टोटल बिल छात्र ना जनरल का होता है, ना ओबीसी का होता है, ना एसटी एससी का होता है, वो सिर्फ छात्र होता है। बिल्कुल। तो इस बिल में टोटल छात्र की आवाज को दबाने का काम किया गया है। इस यूजीसी बिल में मूल कमी ये है। मतलब कि कैसे छात्र की आवाज को दब जाएगी? अब देखिए, जो सबसे धीरे धीरे विवाद पे आते हैं। सबसे पहला विवाद ये है कि धर्म, जाति, नस्ल
जन्म स्थान के आधार पर और दिव्यांगों जैसे जैसे अपन गांव भाग से रे लंगड़ा यहाँ आओ, है ना, तो अगर आपने यही बोला कनमा ये ऐसे आओ, तो अगर दिव्यांग जो बेचारे जो किसी भी तरह से जो फिजिकल चैलेंजर हैं, अगर उनको आप उस सूचक पर्टिकुलर उस नाम से या उस तरह से भी आप संबोधन कर देते हैं तो आपके खिलाफ मामला बन जाएगा। पर इसमें आएंगे क्या, इसका उद्देश्य क्या है? इसमें ये लिखा हुआ है साफ साफ कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग, और देखिए एक चीज से मैंने और अंडरलाइन की, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, मतलब सामान्य वर्ग का लड़का भी, छात्र भी इसमें शामिल हो गया। बिल्कुल। जो एक प्रोपोगंडा फैलाया जा रहा है कि जनरल कैटेगरी के बच्चों को जो है इसमें नहीं लिया गया। इसमें लिखा हुआ है, ये मैं बिल्कुल आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। ठीक है, आर्थिक रूप से कमजोर कौन वर्ग है? कोई भी हो सकता है। नहीं, देखिए ओबीसी के लिए लिखा हुआ है अलग से, एसटी एससी के लिए अलग से लिखा हुआ है, ये हमारे लिए ही है। नहीं, ये कैसे हम कह सकते हैं कि हमारे लिए है? आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर कौन जो वर्ग, तो वर्ग में कौन? आर्थिक रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, ये थोड़ी लिखा कि सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो आर्थिक रूप से कमजोर हो, ये तो नहीं लिखा है। नहीं, इसमें लिखा है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, कमजोर वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर ओबीसी भी हो सकता है। इसमें ओबीसी नहीं, आर्थिक रूप से कमजोर कोई भी व्यक्ति हो सकता है। मैं कहाँ बोला? तो सामान्य क्यों नहीं लिखा गया? जनरल कैटेगरी क्यों मेंशन नहीं की गई? ये देखिए, अब इस बात को मैंने क्या बोला कि इस बात को पकड़ने की जरूरत है, आपको विरोधाभास करना है। बिल्कुल। सुनिए, ये सारी चीजें कानून में बहुत सी कमियां हैं, मैं आगे और बताऊंगा, ठीक है ना, कि इस यूजीसी को प्रोपोगंडा कैसे फैलाना है। अब देखिए इसको एग्जांपल, क्योंकि इस यूजीसी के मैटर पे जब तक इस पूरे देश में प्रोपोगंडा नहीं फैलेगा, हर लोग व्यक्ति बात नहीं करेगा, तब तक जो यूजीसी है ये कोलैप्स कैसे करेगी। एक्चुअली देखिए, मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। बीएसएनएल को बर्बाद करना था, ठीक है। आज देश में आप गूगल कर लीजिए, आज देश में अगर सबसे ज्यादा किसी भी इसके मोबाइल फोन्स के टावर हैं तो बीएसएनएल के हैं। पर बीएसएनएल को इस तरह बदनाम किया गया, इस तरह, अच्छा बीएसएनएल है तो वो तो लगभग ना करी, ठीक है। तो बीएसएनएल को बर्बाद करने के लिए जियो को लॉन्च किया गया, ठीक है। और आज जियो उसी बीएसएनएल के टावर पे चल रहा है, जबकि बीएसएनएल किसके अधीन में है? केंद्र सरकार के अधीन में है। और बीएसएनएल को वो उसकी ही संस्था है, चाहे तो प्रमोट कर सकते थे, पर इन्होंने बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया। तो यूजीसी को बर्बाद करना है, यूजीसी को बर्बाद करना है तो ऐसे थोड़ी थोड़ी चीजों को क्यों नहीं लिखेंगे? ये बीजेपी आईटी सेल के द्वारा ही फैलाया गया है कि आप इस पर बात करो जिससे हम यूजीसी को कमजोर कर सके। और यूजीसी को जब कमजोर होंगे तो लास्ट में एक कोई जो है पीआईएल दायर करेगा, पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट होगी, और सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट होने के बाद पीआईएल क्या होगी, बोलेंगे ठीक है हम इसमें ये जो है अमेंडमेंट कर रहे हैं या जो भी चीजें हैं। और उसके बाद क्या होगा, ऐसे कानून बनाए जाएंगे कि जो यूजीसी है, अपनी यूजीसी है, वो उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा। एज लाइक जैसे अंबानी जी, अगर आपको याद होगा, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, अंबानी जी के पास यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट तैयार हैं। बिल्कुल, हाँ। ठीक है। अब उनको बिल्डिंग चाहिए, और उनको छात्र चाहिए। भाई अंबानी जी की इतनी महंगे कॉलेज और ये सब सारी चीजें हैं, तो उनको छात्र बिल्डिंग कहाँ से मिलेंगे? तो यूजीसी को जब आप कोलैप्स करेंगे तब अंबानी जी की एंट्री होगी। और यही मूल जो है यूजीसी का, मोदी जी का जो है वो है। खैर, आप इस पे आ गए। मेरे हिसाब से मैंने शुरू में ही बोला था कि हर व्यक्ति के अपने अपने व्यू हैं, ठीक है। मैंने बोल दिया कि आर्थिक रूप से जो कमजोर है, जो अपन कभी कभी बात नहीं करते EWS, उसमें थोड़ी लिखा रहता है, ठीक है। तो इसमें एक तरह से समान वर्ग के व्यक्ति भी आ गए, मतलब सारे छात्र आ गए। अब उद्देश्य पता चल गया कि इन इसमें जो मैं यहाँ पास एक चीज बोलूं, कंडप करूंगा जी बिल्कुल, कंडप ये करूंगा कि जब इन्होंने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग लिख दिया, तो ये लिखने की क्या जरूरत थी कि अनुसूचित जाति
अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, मतलब कि भारत की जो हमारी समानता, हमारे समानता का अधिकार है। जब आपने एक बार एक चीज लिख दी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों, तो फिर मतलब जाति विशेष को घुसेड़ना, मतलब मोदी जी साफ तौर पर जाति तो का तो मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और अमित शाह, हाँ, दो गुजराती हाँ? और भारतीय जनता पार्टी, सिंपल सा जातिवाद कर रहे हैं। ये जो है अंग्रेजों की नीति पे चल रहे हैं, मतलब डिवाइड एंड रूल। जब तक आप बटेंगे नहीं, बिल्कुल, तब तक उनका क्या कहते हैं, फायदा कैसे होगा। जैसे आप ये देखिए कि आज पिछले 1-1.5 साल से पूरे देश के छात्र, यूपीपीएससी के हों, चाहे कॉलेज के हों, यूनिवर्सिटी के हों, एमपीपीएससी के हों, अभी भोपाल में एमपीपीएससी नीति आयोग के छात्र जो हैं वो सब आंदोलन कर रहे हैं। अभी कल ही की वो है, इस ठंड में जो है वो भोपाल में कंबल तान के बैठे हुए हैं। तो उस समय ये नहीं देख रहे थे कि मैं वो एमपीपीएससी यूपीपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र थे, उसमें वो एसटी एससी ओबीसी जनरल नहीं देख रहे थे, वो अपने आप को देख रहे थे। तो वो छात्र अगर इकट्ठे हो गए, देखिए इस देश की राजनीति को यूथ डिसाइड करता है, और यूथ इकट्ठा हो गया सरकार के खिलाफ तो इनकी बैंड बज जाएगी। बिल्कुल। तो इन छात्रों को बांटने के लिए है सारी चीजों को अलग अलग कर दिया गया। इसमें चर्चा करिए और खूब प्रोपोगंडा फैलाइए, और जब ये प्रोपोगंडा फैल जाएगा, छात्र तितर बितर हो जाएंगे, यूजीसी को बदनाम कर दिया जाएगा, तो हम अंबानी जी को लॉन्च कर देंगे, जैसे बीएसएनएल की जगह जियो को लॉन्च कर दिया गया। पूरे देश की जितनी भी नवरत्न थे, भेल सेल गेल रेलवे जो भी है, बीएसएनएल एलआईसी, सभी तो उन्होंने अभी देखिए वन तक को बेच दिया। अभी आप देखा अंबानी के बेटे को वन तारा दे दिया, इतना सारा जंगल दे दिया है, तो जल जंगल जमीन कॉलेज सब कुछ बेच दिया। अब यूनिवर्सिटी और छात्र बचे थे उसको भी बेचने की तैयारी है। बिल्कुल। अब इसके दूसरे पॉइंट में आते हैं। एक और विवाद चल रहा है समिति गठन का। समिति गठन का कानून की बारीकी देखिएगा, मोदी जी की रणनीति देखिए कैसे इन्होंने जनता को बेवकूफ बनाया। इसमें कमेटी जो बनेगी आपकी, उसमें साफ साफ लिखा है कि संस्था प्रमुख पदेन अध्यक्ष होंगे। तो कौन संस्था प्रमुख कौन हो सकते हैं? कॉलेज के प्रिंसिपल हो सकते हैं, बिल्कुल, यूनिवर्सिटी के चांसलर, वाइस चांसलर, यही लोग होंगे। इसमें ये नहीं लिखा है कि वो ओबीसी, जनरल, एसटी एससी किसी का, ये व्यक्ति किसी का भी हो सकता है। ठीक, उसके बाद उच्च शिक्षा संस्थान के उसी कॉलेज या 3 प्रोफेसर, एक कर्मचारी, वो चपरासी, मतलब जो शिक्षक कोई भी हो, ठीक है। व्यवसायिक अनुभव रखने वाले नागरिक समाज के 2 प्रतिनिधि, मतलब वो उस क्षेत्र का मेयर हो सकता है, नगर पालिका अध्यक्ष हो सकता है, विधायक हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, ठीक है। 2 छात्र प्रतिनिधि। आप ये देखिए इसमें से 6 पॉइंट हैं। 6 पॉइंट में कहीं लिखा है कि ये जो है ना संस्था प्रमुख पदेन अध्यक्ष एससी का होगा, नहीं लिखा। कि जर्नल का होगा, नहीं लिखा। मतलब यहाँ पे विवाद यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए 7वां पॉइंट देखिए क्या लिखा है। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग एक, ये 10 लोग की कमेटी बनेगी, बिल्कुल। समिति में अन्य पिछड़ा वर्ग एक, दिव्यांग में ये नहीं लिखा है कि जनरल, ओबीसी, एसटी एससी, दिव्यांग किसी भी वर्ग का हो सकता है। अनुसूचित जाति एक, अनुसूचित जनजाति एक, महिला में भी नहीं लिखा है कि वो जनरल, ओबीसी, एसटी एससी हो सकती है। मतलब 10 लोग की कमेटी में एक पिछड़ा, एक एससी, अनुसूचित और एक एसटी, ठीक है। मतलब 7 में से 3 ही जो है 7 व्यक्ति जनरल के हो सकते हैं, हो सकते हैं। नहीं, देखिए एक तो उसने कर लिया। मान के चलिए समिति में एक कितने लोग होना है? 10 लोग होना है। 10 लोगों में ये सीधे तौर पर थप्पा मार दिया मोदी जी ने कि एक पिछड़ा, एक दिवंगत, दिव्यांग कोई भी हो सकता है, अनुसूचित जाति एक होगा, अनुसूचित जनजाति और एक महिला। यहाँ पास ये क्यों नहीं लिखा गया कि एक सामान्य वर्ग? मैं बोल तो रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ कि एसटी एससी को खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है कि राम राम बहुत अच्छा बिल बना हुआ है।
इन 10 पदों में 7 पद या जनरल कैटेगरी के बच्चों को दुख होने की जरूरत है। इन 10 पदों में एक पिछड़ा, एक एससी, एक एसटी के अलावा 7 लोग दिव्यांग और महिला को मिला के 7 लोग जनरल कैटेगरी के हो सकते हैं। वो डिपेंड कौन करेगा? वो कौन करेगा? वो यूजीसी किसके अंदर में है? केंद्र सरकार। तो आपको लगता है कि छात्रों को न्याय मिलेगा? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। यहां से पिक्चर क्लियर हो गई। अब आते हैं एक इक्विटी इन्वेस्टर भी बनाया जाएगा। अच्छा, ठीक है, उसमें भी नहीं लिखा है क्यों किसी नहीं। जैसे हम अगर आगे चले, कोई घटना घटित होती है और जैसे कि बोला जा रहा कि उसकी सुनवाई नहीं होगी और डायरेक्ट उस पर कार्रवाई हो जाएगी, प्रताड़ना है, उसका एजुकेशन बर्बाद हो जाएगा स्टूडेंट का, है ना। और तमाम तरीके के ये क्वेश्चन उठ रहे हैं। क्या इसका सॉल्यूशन है? इसमें वास्तविक क्या है? देखिए, आपने बताया कि पुष्पेंद्र जी ने साफ तौर पर बताया, इसके गहन अध्ययन किया इन्होंने और बताया कि कमेटी किस प्रकार से बनेगी, यूजीसी क्या है पहले इन्होंने यही बताया, कमेटी का गठन बता दिया। आइए चलते हैं अब कार्यवाही की ओर। कार्यवाही का क्या है इसमें? देखिए, कोई छात्र पे अत्याचार होता है, कोई छात्र या ओबीसी, एसटी, एससी, कोई भी छात्र या कोई भी छात्र नहीं, जो इसके अंतर्गत आते हैं, जो मैंने शुरू में बोला ना, जो इसके अंतर्गत आते हैं, हाँ, ठीक है, वो छात्र अगर शिकायत करते हैं तो 24 घंटे के अंदर जो है, अगर यूनिवर्सिटी की बात है या कॉलेज की बात है, 24 घंटे के अंदर वहाँ का जो प्रमुख है वो सुनेगा। 24 घंटे के बाद वो शिकायत चली जाएगी किसके पास? इसी समिति के पास, जिसमें से 3 वो फिक्स लोग हैं, बाकी 7 कोई भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जनरल का ही होगा, वो कोई भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा किससे? कॉलेज के प्रमुख के ऊपर। चलिए, बहुत बढ़िया। वो प्रमुख के ऊपर 15 दिवस के भीतर वो जो है अपना प्रतिवेदन जो है संस्थान के प्रमुख को प्रस्तुत करेगी समता समिति। उसके बाद वहाँ से भी कुछ नहीं होता है तो 7 दिवस के अंदर जो है आपके संस्था का जो प्रमुख है उच्च संस्थान के नियम अनुसार 7 दिवस कार्य के भीतर कार्यवाही शुरू करेगा। ठीक है, अगर इसमें एक चीज और लिखी है, अगर संस्था के प्रमुख के विरुद्ध कोई शिकायत की जाती है तो समता समिति की बैठक की अध्यक्षता समान अवसर के, मतलब अगर वाइस प्रिंसिपल के कोई शिकायत है तो वो प्रिंसिपल के पास जाएगी, प्रिंसिपल की शिकायत है तो वाइस चांसलर के पास जाएगी, वाइस चांसलर। अच्छा, एक क्यू टाइप में, हाँ, ठीक है, बढ़ेगा। उसके बाद अगर इन दिनों में अगर ये इन दिनों के 24 दिनों के 24 घंटे फिर 15 दिन फिर 7 दिन इसके बीच में भी अगर ये शिकायत का निराकरण नहीं होता है तो किसके पास जाएगी? अपील जाएगी लोकपाल के पास। लोकपाल कहाँ बैठेगा? यूजीसी। लोकपाल कौन नियुक्त करेगा? लोकपाल सरकार नियुक्त करेगी। यूजीसी नियुक्त करेगी, बिल्कुल। अच्छा, अब ये समझिए, समता कमेटी में कितने सामान्य वर्ग के होंगे कुछ क्लियर नहीं है, या किस वर्ग का हो कुछ क्लियर नहीं। यहाँ पे वही कमेटी काम करेगी। अब देखिए, लोकपाल में भी नहीं लिखा है कि वो एससी का ही होगा तो एससी के बच्चों को न्याय मिलेगा। 30 दिनों के भीतर लोकपाल को निराकरण करना है, बिल्कुल, उस पर आता हूं मैं। पर इसमें लोकपाल का भी नहीं लिखा हुआ है कि लोकपाल किसी वर्ग विशेष का होगा, मतलब वो किसी भी वर्ग विशेष का हो सकता है। ठीक है, फिर लोकपाल के पास ये 30 दिन के अंदर जो है आपको 30 दिन के अंदर उस लोकपाल को उस शिकायत का निराकरण करना है। अब इस पूरे पढ़ लीजिए, ये यहाँ पे खत्म हो गया। ठीक है, अब इसको पढ़ लीजिए। लोकपाल अगर 30 दिन के अंदर उस शिकायत का निराकरण नहीं करता है तो छात्र कहाँ जाएंगे? मतलब छात्र सीधी सी कोर्ट का, इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि आप कोर्ट जाएंगे। मतलब सीधे से बोला जाए कि इसमें कोर्ट से छात्रों को वंचित रखा जा रहा है। मतलब आप न्यायपालिका में नहीं जाएंगे, पहली बात। नहीं सर, अब इसमें कमियां बताते हैं आपके। इसमें कमियां ये है, पहले अगर कंडिका की बात करें, जो पहला पॉइंट बात है कि परिणाम ऊपर ये है कि जो प्रशासन जो ये विवाद है, ठीक है ना, ये लोकपाल
आपके बुद्धि और विवेक पे डिपेंड करके, मतलब कहना चाहिए कि ये नीति का हिस्सा बनकर इसको वहीं से डिस्पोज किया जा सकता है कि मतलब खत्म करो यार, कोई मतलब नहीं है, आपके साथ कितना भी अत्याचार हो रहा है ना। तो क्या है, नीति का हिस्सा बनकर रह जाएगा। बिल्कुल। और जो समता का जो अधिकार है उसको नीतिगत रखा गया है, मतलब आपके बुद्धि विवेक पर रखा गया है। मतलब समता कमेटी में जो 10 लोग हैं उसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि ये वर्ग होंगे, ठीक है ना। वो मैं डिसाइड करूंगा, मेरे हाथ में पावर है, मतलब यूजीसी के हाथ में पावर है, यूजीसी और हु इज एलिजिबल फॉर दिस कमेटी। यस, ठीक है। तो ये समझिए कि वो कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो यहाँ पे से भी आपको लगता है कि छात्रों को न्याय मिलेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इसका पूरा ओवरऑल परिणाम क्या होगा कि जब मेरे ही खिलाफ शिकायत है और जांच करता भी मैं हूं, तो आप क्या समझेंगे इसको, छात्र अदालत नहीं जा सकते। तो इसमें साफ साफ लिखा है मैंने कि छात्र जो है अदालत में से सीधे मौलिक अधिकार की तरह चुनौती नहीं दे पाएंगे, ठीक है। फिर इसमें कंडिका 5 में एक लिखा हुआ है कि वो जो मैंने बताया ना कि अगर वाइस चांसलर, डायरेक्टर सब अधीन रहेंगे कमेटी, ठीक है ना। अगर शिकायत इन्हीं के खिलाफ हो, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, हाँ, अगर इन्हीं के खिलाफ अगर शिकायत हो, तो फिर ये बताइए कमेटी में तो मेरे ही लोग हैं, तो जांच निष्पक्ष कैसे होगी? बिल्कुल। इनके सुपीरियर कौन है? सुपीरियर लोकपाल के बाद बंद। तो सीधी सी बात है, ये जुमला है जो जातिवाद के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाने का, छलने का प्रयास किया जा रहा है, ठीक है। इसमें देखिए, इस यूजीसी में ये होना चाहिए था, जो बिल बना था कि भैया अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में रीवा है, उसके अधीन जो है आपके स्वामी विवेकानंद कॉलेज जो है अधीन में है, काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कॉलेज में कितनी सीटें बढ़ेंगी, कॉलेज के लिए फंड कितना आएगा, या अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के लिए फंड कितना आएगा, छात्रों को उन्नयन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए क्या बजट है, इस पूरे यूजीसी में इसको सब डंप कर दिया, खत्म कर दिया। एक पॉइंट नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि अगर ये पॉइंट आ जाता तो विवाद और गहरा। आप देश में एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है, देश में आप भावनात्मक, आप फौज के बारे में बात कर लीजिए, आप धर्म के बारे में बात कर लीजिए, और जाति के बारे में बात कर लीजिए। वो इतना सॉफ्ट कॉर्नर है अपने देश का कि लोग इस मुद्दे पे आपस में लड़ने, मरने, कटने के लिए तैयार हैं, ठीक है। और ये बीजेपी को अच्छा पता है, क्योंकि अगर वो स्कूल, शिक्षा, रोजगार की बात करेंगे तो बीजेपी वहाँ फेल हो जाती है, जब तक ये सॉफ्ट कॉर्नर ले लेती है। जैसे जो आपका फौज है वो बीजेपी की है, धर्म वो सिर्फ हिंदू का ही है, मतलब बीजेपी ने थप्पा मार के रख दिया है कि हिंदू और हिंदू ठेकेदार हूँ, हाँ, पेटेंट ठेकेदार हूँ कि हिंदुत्व मेरा ही है, अगर पुष्पेंद्र सिंह हिंदू के बारे में बोल दिए तो कैसे बोल दिए, सिर्फ बीजेपी के लोग बोल सकते हैं। हाँ। तो इसमें मतलब केंद्र द्वारा अलग बजट, अलग स्टाफ, मतलब नए स्टाफ की, ये तमाम सारी चीजें तो हैं। बिल्कुल आपने सही बोला कि एक संस्थान में, एक शिक्षण संस्थान में तमाम चीज़ों की आवश्यकताएं होती हैं, तमाम चीज़ों के बजट होने चाहिए, लेकिन इन तमाम चीज़ों का जिक्र ना करते हुए जातिगत सिस्टम का जिक्र किया गया, जातिगत कानून का जिक्र किया गया। लेकिन कहीं ना कहीं एक जो एक मौलिक अधिकार होते हैं, समानता का अधिकार है, एक स्टूडेंट का स्वयं का एक अधिकार होता है, तमाम अधिकारों को दरकिनार करते हुए ये यूजीसी का बिल तो लाया ही गया। वहीं पास एक बड़ा सवाल ये उठता है, लोग बाग कहते भी हैं कि यदि किसी के पास किसी ने झूठी शिकायत कर दी, सपोज, और मतलब शिकायत की और उसकी शिकायत झूठी निकल गई, तब उस पर क्या है शिकायतकर्ता के ऊपर? ठीक, बिल्कुल मैं आप बोलता हूँ। देखिए, इसमें फाइनल की बात करते हैं। दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये है कि समिति का अध्यक्ष स्वयं संस्था प्रमुख होगा, जो मैंने पढ़ाया है, ठीक है ना। तो यानी शिकायतकर्ता और निर्णायक एक ही है, तो न्याय निष्पक्ष जांच कैसे होगी, पहली बात। अब आपने बोला कि अगर शिकायत झूठी पाई गई और कुछ ये होता है, तो इसमें ये देखिए, इसमें ये लिखा है शिकायत पे समय सीमा तय है। फाइनल मैंने बोला ना, लोकपाल 30 दिन फाइनल, ठीक है ना। अगर हम सोचे कि पहले नहीं भी मिलता है न्याय, तो 30 दिन जो है
मतलब 30 दिन के बाद, फिक्स कुछ नहीं है, 30 दिन के बाद शिकायत को जब तक चाहे लटकाया जा सकता है। वो संस्था के सदस्य और संस्था के प्रमुख पर डिपेंड करता है। डिपेंड करेगा, ठीक है। दूसरा यह है कि जिस शिकायत कर रहा है उसको किसी प्रकार की कोई कानूनी सहायता प्राप्त नहीं होगी, स्वतंत्र जांच अधिकारी प्राप्त नहीं होंगे, वही कमेटी जो चाहेगी वही करेगी। और दूसरा कि मैंने किसी एक्स पर्सन के खिलाफ शिकायत की और उसने मुझे मारा या जाति सूचक शब्द से कुछ कहा और उसको कुलदीप भैया आपने देखा, ठीक है ना। अब उनको ये पता है कि पुष्पेंद्र ने तो शिकायत कर दी है पर वहां हम देख लेंगे। पर अगर चूंकि कुलदीप द्विवेदी जी जो है उसके विटनेस हैं, ठीक है ना, तो एक काम करो, कुलदीप द्विवेदी जी को निपटाओ या उनको पकड़ो जड़ो, तो आपके सेफ्टी प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपका सवाल जो था, मैं थोड़ा सा भटक गया। सवाल ये है हाँ, कि यदि शिकायतकर्ता झूठा साबित हो जाए उसके बिहाफ में उस पर क्या कार्रवाई है? देखिए, जब आपको मैंने पहले ही बोला है कि शिकायत का निराकरण करने की जब टाइमिंग ही नहीं है तो शिकायतकर्ता झूठा साबित होता है या हम मान गए सारी चीजें सही हैं, झूठा साबित होता है। हम मान गए कि सारी चीजें, इस कानून में ये लिखा हुआ है जब शिकायतकर्ता के ऊपर कोई कंट्रोल ही नहीं है भाई, उसके अंदर एक डर होना चाहिए ना कि मैं शिकायत कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है ईर्ष्यावश कर दिया कि पुष्पेंद्र सिंह टॉप में टॉप हर बार आ रहे हैं, ठीक है, और क्यों ना इनको पीछे किया जाए। तो किसी मामले को लेके उलझा के मैं एक शिकायत कर दिया और 4-5 जो आप बता रहे हैं ओबीसी, एसटी, एससी और तमाम लोग मिलके उसका सपोर्ट करके 4-5 लोग मिलके और एविडेंस भी बन गए, गवाही भी कर दी उन्होंने और मुझ पर कार्रवाई हो गई, तो आप पर कार्रवाई हो गई तो आपका तो भविष्य गया ना। देखिए, लेकिन इनकेस आप अगर केस लड़े, मुकदमा लड़ा आपने और वहां से आपको क्लीन चिट मिल गई, तो क्या वो जो समय आपका बर्बाद हुआ कॉलेज का वो लौट के आएगा? दूसरा, लेट मी कंप्लीट, जो आपको शिकायत किया आपके विरुद्ध, क्या वो शिकायतकर्ता को कुछ दंडित किया जाएगा? ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। देखिए, जुर्म करने वाला पुष्पेंद्र जी, जुर्म करने वाला ना तो ओबीसी का होता, वो किसी ना एसटी एससी का होता, ना जनरल का होता। ऐसा नहीं है कि इस यूजीसी बिल में व्यक्तिगत विशेष जाति विशेष लिख दिया गया है कि एसटी एससी ओबीसी है इनके खिलाफ कुछ कार्रवाई। अरे सामान्य वर्ग का भी व्यक्ति हो सकता है ना, सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो सकता है और ये लोग भी उनको उसको प्रताड़ित कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा आप कंडप करिए इसको। मैं इसको ये बोल रहा हूँ कि देखिए, ये टोटल जो निर्णय है ये लोकपाल के व्यक्तिगत रुचि और उस पर डिपेंड करेगा, बिल्कुल, ठीक है। आपको न्याय मिले चाहे ना मिले, आप शिकायत करता हो और चाहे शिकायत करने वो सहन करने वाले हो या आपके विरुद्ध शिकायत हो, ठीक है, ये दोनों वर्ग, ठीक है ना, एक शिकायत करने वाला और एक शिकायत की मार झेलने वाला, ठीक है, ये दोनों वर्ग अदालत नहीं जा सकते। लोकपाल के बाद वहीं पे वो शिकायत खत्म, ठीक। अब दंड की बात आती है। दंड क्या मिलेगा? अगर दंड मिलता है, दंड अगर क्या मिलेगा? दंड उस कॉलेज का फंड रुकेगा, ठीक है, योजना से बाहर हो जाएगा, मतलब यूजीसी से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। परंतु किसी दोषी अधिकारी, प्रोफेसर या निर्णयकर्ता पूरी तरह से सुरक्षित हैं। उनके टर्मिनेशन, सस्पेंशन या व्यक्तिगत जुर्माना का कोई भी स्पष्ट प्रावधान नहीं है। तो दो प्रकार के हो गए। गलती कौन कर सकता है, शिकायत कौन कर सकता है? या तो स्टूडेंट कर सकते हैं या उस कॉलेज का प्रोफेसर, स्टाफ, या वो भी गलती कर सकता है। भाई एक महिला प्रोफेसर है और एक पुरुष प्रोफेसर है, अब पुरुष प्रोफेसर ने किसी महिला प्रोफेसर के साथ छेड़छाड़ कर दिया, उटपटांग कुछ भी कर दिया, है ना, तो इसमें कहीं भी स्पष्ट सजा का प्रावधान नहीं है। तो छात्र के साथ शिकायत होती है या जो वो होता है, जो सहने वाला व्यक्ति है, जिसके खिलाफ गलत शिकायत हो गई, तो वो अदालत नहीं जा सकता, बिल्कुल। और जो शिकायत करता है वो भी अदालत नहीं जा सकता। तो मतलब क्या है कि बच्चों को मिला क्या? बच्चों ने सिर्फ आपस में लड़ने का काम किया।
है ना, मैंने आपको मार दिया, आपने मुझे मार दिया, और हम दोनों गए प्रिंसिपल के पास। प्रिंसिपल ने बोला ठीक है हम देखते हैं, एप्लीकेशन दिया। ठीक है, एप्लीकेशन देने के बाद चल रही है। फिर उसमें एक जरूर बात है कि वो बहुत चीजें हो गई, तो वो पुलिस के पास जा सकता है, किसके डायरेक्ट नहीं जा सकता है, उस कॉलेज का या विश्वविद्यालय का जो प्रोफेसर है या प्रिंसिपल है या जो समिति के लोग हैं, वो अगर चाहें तो उस केस को पुलिस के हैंड ओवर कर सकते हैं। नहीं तो पूरी की पूरी चीजें इस यूजीसी में ये है कि भैया आप कॉलेज के अंदर ही, मतलब कैंपस के अंदर ही सॉल्यूशन है। हाँ, बाहर आप नहीं जा सकते। चलिए, तो बहुत अच्छा लगा पुष्पेंद्र जी, और मैं कंक्लूड करना चाहूँगा उसमें, ओवरऑल यूजीसी एक ऐसा बिल है जिसमें आम जनमानस को जातिगत भेदभाव में ढकेलने का काम किया है, और जिस प्रकार से ओबीसी और एसटी/एससी का जिक्र इन्होंने किया है, तो मैं सरकार से कहना चाहूँगा, मोदी सरकार से, कि यदि आप ओबीसी को भी एसटी/एससी की लाइन में ही जोड़ना चाहते हैं, तो जितने भी केस ओबीसी वालों पर एसटी/एससी का मुकदमा दर्ज है, उन तमाम मुकदमों को भी खारिज किया जाए, ताकि प्योरली तरीके से एसटी/एससी के लाइन में उन्हें रखा जा सके। पेंडुलम बना के मत रखिए मोदी जी, क्योंकि एक तरफ से उनकी ओबीसी वालों की जनरल तरफ से भी खटापटी हो रही है, दूसरी तरफ एसटी/एससी वालों से भी खटापटी हो रही है। मतलब ओबीसी को टोटल पेंडुलम बना दिया गया है, यहाँ से लटके और वहां से भी लटके। क्या कहना चाहेंगे? मैंने शुरू में बोला ना, हाँ। कि ये ओवरऑल छात्र का नुकसान है, ना कि किसी जनरल कैटेगरी का, कि ओबीसी एसटी/एससी किसी का नहीं है। इन सब छात्रों को आपस में एक होके अभी भी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल देना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर ये किसी को खुश होने की चांस नहीं है, हाँ। जरूरत नहीं है, हाँ। ये खुश होने का और पक्ष और विपक्ष का समय नहीं है। आज समय है एकजुटता के साथ जो ये नीति और जो ये षड्यंत्र रचा गया है हिंदुत्व के साथ, और हिंदुओं को बांटने का, हिंदुओं को आपसी में लड़ाने का, ये उस षड्यंत्र के खिलाफ सभी को आना चाहिए। मतलब ये है कि जिन छात्रों को आज रोजगार के लिए बात करनी चाहिए थी जी, आज वो जात की बात कर रहे हैं। और मोदी जी का यही फंडा है कि भैया तुम रोजगार मत मांगो, तुम आपस में लड़ो कि मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा मैं बड़ा। बस चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पुष्पेंद्र जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी साझा की, और इसी तरह वीडियो को देखने के लिए आप देखते रहिए मैहर टाइम्स। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। कैसी लगी हमारी चर्चा पुष्पेंद्र जी के साथ? बहुत बहुत धन्यवाद। ये अवश्य कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद। धन्यवाद।